बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का टॉपिक जो पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। वहाँ पे हमने एंड किया था और बेसिकली हमने जो लिया था वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से लिया था। उसके बाद कैलकुलेशन देखी थी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, उनकी SRP वैल्यू की यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का इंट्रोडक्शन और वो सारी सीरीज़ जो है उसकी मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में 6 निमोनिक्स बताए थे जिनको याद रख के आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल का सीक्वेंस याद रख सकते हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आज आगे हम चलते हैं। आज भी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर ही आगे लेके चलना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। वैसे तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है उनकी उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी थी, लेकिन एप्लीकेशन से पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप आगे ज़्यादा अच्छे से उसे समझ सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हाँ जी, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे आज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरे होते हैं गैल्वानिक सेल। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को भी डिस्कस करेंगे और गैल्वानिक सेल्स को भी डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी थी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो गैल्वानिक सेल्स होते हैं ना, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, और इसका जब रिएक्शन इसमें हो रहे होते हैं, मीन कि ये सेल जब वर्क कर रहा होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला पॉइंट ही हमने ये लिखा है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। मीन के इससे हमने बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, किस फॉर्म में, करंट की फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है। और स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी थी पहले कि ऐसे रिएक्शन जिनको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इसके अंदर जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे उनको हम कौन से रिडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कौन सा होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, आइंस बनते हैं, और फिर जो है करंट की वजह से ये जो आइंस हैं ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे जाके न्यूट्रल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि आयोनाइज हो जाता है अपने सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में, और जिसमें से करंट पास कर सकता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब करंट पास करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होगा, आइंस बनाएगा, और आइंस जो हैं फिर करंट की वजह से अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। मीन के पॉजिटिव आइन जो कैटाइन है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव आइंस जो है ना वो कैटाइन कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड जो होता है ना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैं आपको फिर यहाँ पे डायग्राम बना के ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। चलें देखते हैं यहाँ पे कैथोड और एनोड की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी कि कैथोड की डेफिनेशन आपने ये याद रखनी है कि वो इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड? वो इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसे हम एनोड कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह इन दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं उनकी डेल जी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है। डेल जी मीन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? सेल को या किसी भी सिस्टम को वर्क करने के लिए उसके पास जो फ्री एनर्जी अवेलेबल होती है, यानी कि हम कहें कि सेल के पास जो एनर्जी है कोई भी काम करने के लिए, तो वो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन के पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इस तरह से कि चूंकि सेल के पास अपनी भी कुछ एनर्जी होगी और बाहर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब उसके साथ वो प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो इस ट्रिक से या इस पॉइंट से, इस कॉन्सेप्ट से जो है आप इस बात को अच्छे से
याद रख सकते हैं। चलें इसका अपरेटस बना के देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना के देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इस तरह से जो है हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोड्स पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ से हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। वो वाला इलेक्ट्रोड जो कि हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रोड जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमने अपना इलेक्ट्रोलाइट भी फिल किया हुआ होगा जो कि कैटाइंस और एनाइंस में चेंज हो जाएगा जैसे ही हम करंट पास करवाएंगे। तो वो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बन जाएंगे यहाँ पे। तो फिर क्या होगा, करंट के पैसेज की वजह से यहाँ पे जो लेट्स सपोज कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है, या हम कह लें कि सोडियम क्लोराइड को हमने मोल्टन स्टेट में यहाँ पे फिल किया हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस होंगे, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन नहीं लेंगे, मोल्टन में लेंगे तो जस्ट ये आइंस होंगे। अगर एक्वस सोल्यूशन ले लें तो वहाँ पे फिर वाटर भी प्रेजेंट होगा और वाटर के भी आइंस हमें मेंशन करना पड़ेंगे। तो अभी फिलहाल मोल्टन स्टेट में इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो Na पॉजिटिव आइन है वो क्या करेगा, वो मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ Na पॉजिटिव जाएगा और वहाँ से जाके इलेक्ट्रॉन पिक करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा, सोडियम मेटल में चेंज हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जहाँ से सोडियम आयन ने जाके इलेक्ट्रॉन्स पिक किए हैं, वहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो वहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। मीन कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास क्या होगा, कैथोड होगा। ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होगा, कैथोड होगा। अब दूसरे इलेक्ट्रोड की बात करें तो उस पर एनाइंस जाएंगे, नेगेटिव आइंस जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो है वो वहाँ पे न्यूट्रल जो है वो मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे। 2 क्लोराइड आइन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ करेंगे और क्लोरीन गैस बना देंगे। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मीन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। और ये हमारे पास वो इलेक्ट्रोड है जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। वैसे एनोड को आप लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैंने इधर लगा दिया, लेकिन आप वैसे भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मोल्टन स्टेट में तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रिडिक्टेबल होंगे, मीन के जस्ट जो है वो कैटाइन और एनाइन होंगे। इनमें से एक जो आइन है वो एक तरह के प्रोडक्ट्स देगा और दूसरा आइन दूसरी तरह के प्रोडक्ट्स देगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब एक्वस सोल्यूशन लेते हैं किसी भी सॉल्ट का। तो एक्वस सोल्यूशन अगर हम लें तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स के, वहाँ पे वाटर भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो वहाँ पे 2 तरह के कैटाइंस बन जाते हैं, 2 तरह के एनाइंस, एक साल्ट वाला कैटाइन, एक वाटर वाला कैटाइन H पॉजिटिव, ठीक है, और एक साल्ट वाला एनाइन और एक वाटर वाला OH नेगेटिव जो है एनाइन। तो 2 तरह के एनाइन होते हैं। वहाँ पे जो है थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है, हम जो है थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को रिवाइज करना पड़ता है अपने माइंड में, और फिर जो है हमने ये बात तय करनी होती है कि कौन सा कैटाइन और कौन सा एनाइन जो है वो फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, कौन डिस्चार्ज होगा अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। तो वहाँ पे एक बल्कि 2 बातें आप लोगों ने मेरी बहुत अच्छे से याद रख लेनी है, फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी और आप इजीली जो है प्रिडिक्ट कर सकेंगे प्रोडक्ट्स को। तो 2 बातें कौन सी हैं कि चूँकि कैथोड पे रिडक्शन होनी होती है, तो रिडक्शन किसकी होगी, रिडक्शन के लिए मैं जस्ट यहाँ पे R लिख रही हूँ। रिडक्शन उस वाले आइन की होगी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाई होगा, ठीक है। 2 आइंस हैं, दोनों ने जाके कैथोड पे रिड्यूस होना है, ठीक है। कैथोड पे किसने जाना होता है, कैटाइंस ने जाना होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होते हैं, मीन उनकी रिडक्शन होनी होती है। तो किसकी रिडक्शन होगी, वो वाला आइन जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है। वो वाला कैटाइन जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन हाई होगा एज़ कम्पेयर टू अदर, उसकी हो जाएगी रिडक्शन, और दूसरा जो है वो सोल्यूशन में एज इट इज़ रह जाएगा। जो आइन सोल्यूशन में ऐसे ही रह जाते हैं उनको हम स्पेक्टेटर आइन कहते हैं, ठीक है, आइन की सूरत में जो रहते हैं, और जो डिस्चार्ज हो जाएंगे तो वो फाइनल प्रोडक्ट दे देंगे। फिर रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे, और एनोड पे कौन से एनाइन की ऑक्सीडेशन होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसके अपोजिट बात करेंगे हम कि वो वाला एनाइन जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा एज़ कम्पेयर टू अदर,
यानी कि दो हमारे पास एनाइंस हैं, दोनों ने एनोड की तरफ मूव करना है, लेकिन रिड्यूस कौन सा एनाइन होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वन, वही रिड्यूस होगा। दूसरा जो है वो स्पेक्टेटर आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक एग्जांपल देख लेते हैं, डाउन सेल। डाउन सेल में जो इनपुट होता है हमारे पास वो होता है सोडियम क्लोराइड, मीन के सोडियम क्लोराइड से हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं सोडियम मेटल की, ठीक है। सोडियम क्लोराइड लेते हैं फ्यूज्ड स्टेट में, एक्वा सोल्यूशन नहीं लेते बल्कि फ्यूज्ड स्टेट में ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड और उससे सोडियम मेटल की प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले डाउन सेल का अपरेटस बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कुछ इस तरह होती है। असल में तो ये एक सर्कुलर फर्नेस होती है, लेकिन यहाँ पे जो है मैं एक इसको इस फॉर्म में ही बना रही हूँ, तो लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक सर्कुलर फर्नेस होती है जिसके सेंटर में यहाँ पे जो है ग्रेफाइट का एक एनोड लगा हुआ होता है। ग्रेफाइट यानी कि कार्बन का एक एनोड लगा हुआ होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या काम है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद जो है इसके बाहर जो है एक आयरन का कैथोड लगा हुआ होता है जिसने एनोड को हर तरफ से सराउंड किया हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि ये सेंटर में एनोड है ग्रेफाइट का और बाहर जो है वो कार्बन का कैथोड लगा हुआ है जिसने सारी साइड से जो है बाहर से इसको सराउंड किया हुआ होता है एनोड को। ये कैथोड है हमारे पास, आयरन का कैथोड है, ठीक है, आयरन का कैथोड। और ये सेंटर में जो है ये ग्रेफाइट का एनोड लगा हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इस जगह पे यहाँ पे एक एक्सटर्नल ट्यूब कनेक्ट की हुई होती है जिसका कनेक्शन किसके साथ होता है, आयरन के कैथोड के साथ कनेक्शन होता है। एक जो है पाइप जा रहा होता है ऐसे बाहर की तरफ और यहाँ पे एक एक्सटर्नल ट्यूब होती है। इसका क्या पर्पज़ है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से ऊपर से एक रास्ता नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे हम फ्यूज्ड स्टेट में NaCl को अंदर दाखिल करते हैं, ठीक है। फ्यूज्ड स्टेट में NaCl को यहाँ से डाला जाता है और फ्यूज्ड NaCl जो है वो फिल कर लिया जाता है इसके अंदर, इस सर्कुलर फर्नेस के अंदर। इस सारे अपरेटस में यहाँ पे फिल हो जाता है फ्यूज स्टेट में NaCl। और ये जो इन्वर्टेड फनल टाइप एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एनोड के ऊपर होता है और एनोड जो होता है वो हमारा ग्रेफाइट का यानी कार्बन का होता है। और एनोड के बाहर ये अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में दिखाया गया होता तो यहाँ पे जो है एनोड सेंटर में है। ये अगर एनोड है तो ये जैसे मेरी फिंगर आपको नज़र आ रही है, ये थंब एंड फिंगर, तो ये बाहर से जो है उसको सराउंड किया हुआ होता है यहाँ से ऐसे ऐसे करके बाहर से कैथोड ने, ठीक है। कैथोड ने उसे बाहर से सराउंड किया हुआ होता है। ये कैथोड है, कैथोड जो कि आयरन का होता है। अब यहाँ पे हम बेसिकली रिएक्शंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्शंस कौन कौन से रिएक्शंस होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कैसे होंगे। और इलेक्ट्रोड जो हैं दोनों एनोड और कैथोड उनको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो NaCl है वो सबसे पहले तो उसकी आयनाइजेशन लिख लेते हैं। जब हम रिएक्शंस मेंशन करते हैं तब हमें प्रोडक्ट की समझ आएगी। NaCl जो है इसकी आयनाइजेशन होगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव। फिर वही उसी तरह हम रिएक्शंस लिखते होते हैं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन किसकी होगी, एनाइन की ऑक्सीडेशन होगी। एनाइन कौन सा है यहाँ पे, Cl नेगेटिव आइन। तो Cl नेगेटिव आइन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। एनोड कहाँ पे है, ये सेंटर में, ठीक है। Cl नेगेटिव आइन 2 Cl नेगेटिव आइन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और Cl2 गैस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद। और Cl2 गैस जो है यहाँ पे बबल आउट हो जाएगी, इस इन्वर्टेड फनल में से यहाँ से स्केप आउट हो जाएगी। फिर देखते हैं दूसरा रिएक्शन कैथोड पे क्या होता है।
कैथोड पे जैसे कि आपको पता है कि रिडक्शन होती है, तो कैथोड पे रिडक्शन होगी और Na पॉजिटिव जो हैं आइंस, 2 Na पॉजिटिव आइन जो हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे जो कि क्लोराइड आयन ने लूज़ किए थे, और 2 Na यानी कि सोडियम मेटल के एटम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सोडियम मेटल की प्रोडक्शन हो रही है हमारे पास कैथोड के ऊपर, ये जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया था, कैथोड पे सोडियम मेटल की प्रोडक्शन होगी और सोडियम मेटल मोल्टन स्टेट में इस NaCl की जो फ्यूज्ड साल्ट हमने डाला था उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी, और फिर यहाँ से साइड ट्यूब के ज़रिए उसे बाहर कलेक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ पे सोडियम मेटल जो है वो फिल होती जाएगी और उसे फिर यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो डाउन सेल क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल है, और इसमें किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है, सोडियम मेटल की प्रोडक्शन होती है। किससे हम सोडियम मेटल की प्रोडक्शन करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड फॉर्म में लेते हैं और उससे सोडियम मेटल की प्रोडक्शन करवाते हैं। ये इसका ऑपरेटस था। इसमें सेंटर में एक कार्बन का या ग्रेफाइट का एनोड था, बाहर एक आयरन कैथोड था जिसने उस एनोड को सराउंड किया हुआ था, और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल टाइप स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, और इधर से जो है एक साइड ट्यूब के ज़रिए जो है हम सोडियम मेटल को कलेक्ट करते हैं, और ऊपर से जो एक रास्ता था वहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड को फ्यूज्ड स्टेट में सबसे पहले यहाँ से अंदर दाखिल करवाते हैं। फिर जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है सेपरेटर्स को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। कैटाइन और एनाइन जो है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे डिस्चार्ज होते हैं, और वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं, क्लोरीन गैस जो कि यहाँ से खारिज हो जाती है, और सोडियम मेटल जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, और बेसिकली सोडियम मेटल की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है डाउन सेल। अब इसका अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं करते होते, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ किए जा रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ओवरऑल रिएक्शन हम लिखेंगे 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव इज चेंज इनटू 2Na प्लस Cl2। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा डाउन सेल कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे हमने पढ़ना है नेल्सन सेल। जी स्टूडेंट्स, आगे हमने नेल्सन सेल या डायफ्राम सेल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना के देख लेते हैं कि डायग्राम किस तरह की होती है इसकी। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक स्टील का टैंक होता है, ठीक है, एक स्टील का टैंक होता है, और उस टैंक के अंदर एक यू शेप का आयरन का परफोरेटेड कैथोड लगा हुआ होता है। यहाँ पे यू शेप का आयरन का परफोरेटेड कैथोड लगा हुआ होता है, और उस कैथोड के ऊपर जो है यहाँ पे एक डोम टाइप स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और यहाँ से जो है एक बाहर की तरफ रास्ता होता है गैस के निकलने के लिए। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगी कि यहाँ से कौन सी गैस खारिज होगी और यहाँ से कौन सी गैस खारिज होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है एक बीकर या एक जो है एक अपरेटस यहाँ पे फिट किया हुआ होता है, और इस यू शेप का जो कैथोड है जो कि आयरन का था, उसके अंदर एक रॉड लगा हुआ होता है कार्बन का या ग्रेफाइट का, जो कि एनोड के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम हो गई, जिसमें हमने क्या देखा कि एक स्टील का टैंक है, उसके अंदर एक यू शेप का परफोरेटेड कैथोड लगा हुआ होता है जो कि आयरन का होता है, और उसके अंदर एक रॉड होता है कार्बन या ग्रेफाइट का जो कि एनोड के तौर पे एक्ट करता है, और यहाँ से एक रास्ता होता है जहाँ से गैस ने बाहर खारिज होना है, और एक इधर से, और यहाँ पे एक बीकर टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमने प्रोडक्ट को कलेक्ट करना होता है। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम बन गई, जिसको मैंने लेबल नहीं किया। आप मेरी बात को दोबारा से जो है वीडियो को पीछे करके सुन सकते हैं और आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आपने साथ में नोट कर लेने। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें तो ये नेल्सन सेल होता क्या है, ये डायाफ्राम सेल क्या होता है, किस काम आता है। तो इसमें हम NaCl एक्वस स्टेट में लेते हैं, मीन के सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, जिसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट होता है। पानी में इसका सोल्यूशन बना लेते हैं जिसको ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और NaOH जो है ये हमारे पास आउटपुट है, या NaOH की प्रोडक्शन के लिए नेल्सन सेल बनाया जाता है। NaOH की प्रोडक्शन किस से कर रहे हैं हम, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से, यानी ब्राइन को यूज़ करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की या कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन करते हैं। इसमें फिर हम डायग्राम की आप लोगों को समझ आ गई। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आयरन का कैथोड है, इसके अंदर यहाँ पे एक डायाफ्राम लगा हुआ होता है, एस्बेस्टॉस का डायाफ्राम लगा हुआ होता है, जिसका पर्पस क्या होता है
सिलेक्टिव आयंस की मूवमेंट को रोकना होता है या कंट्रोल करना होता है, आयंस की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। और इसी के अंदर जो है हम यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन को फिल कर लेते हैं। इस आयरन के कैथोड के अंदर ही इस यू शेप स्ट्रक्चर के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन को फिल कर लिया जाता है। फिर जब करंट को प्रोवाइड किया जाता है, बैटरी को कनेक्ट किया जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम आयोनाइजेशन देखते हैं, जैसे हम पहले भी देखते रहे। आयोनाइजेशन क्या होगी, यहाँ पे 2 स्पीशीज हैं जिनकी आयोनाइजेशन देखनी है हमने। एक सोडियम क्लोराइड की सोडियम आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन, और वाटर की आयोनाइजेशन। वाटर वैसे तो आप लोगों को पता है कि प्योर वाटर जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मीन के बहुत कम आयोनाइजेशन शो करता है। और इसकी आयोनाइजेशन जो होती है प्योर वाटर की 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है, इसमें H पॉजिटिव आइंस और 10⁻⁷ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब OH नेगेटिव आइन जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम अमाउंट है, मीन के बहुत स्मॉल एक्सटेंट पर तक जो है वो वाटर की आयनाइजेशन होती है। तो वाटर की आयनाइजेशन भी हम ऐसे शो करेंगे, H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइंस बनेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के कैटाइंस आ गए हैं और 2 टाइप के एनाइंस आ गए हैं। तो अब एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को हमने बहुत केयरफुली हैंडल करना है और देखना है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन सी स्पीशीज़ मूव करेंगी। तो यहाँ पे एनोड का हम रिएक्शन देखें तो एनोड की तरफ एनाइंस मूव करते हैं, चूँकि एनोड जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव होता है, तो एनाइन उसकी तरफ मूव करेंगे। एनाइन हमारे पास 2 तरह के हैं, एक हाइड्रोक्सल आइन और एक क्लोराइड आइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोराइड आइंस जो हैं ये मूव करेंगे एनोड की तरफ, जो पहले मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ इसकी कि ये क्यों मूव करेंगे। क्लोरीन गैस यहाँ से लिबरेट होगी, ठीक है। एनोड कौन सा है हमारे पास, ये जो ग्रेफाइट का रोड था ये एनोड था, इसकी तरफ कौन मूव कर रहा है, क्लोराइड आइन मूव कर रहे हैं। और यहाँ से जो है क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन होगी और क्लोरीन गैस यहाँ से खारिज हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने वहाँ पे लेफ्ट कर देने। फिर क्या होगा, वाटर जो है, फिर हम कैथोड की बात करते हैं कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। तो कैथोड पे भी अब यहाँ पे भी कंपटीशन होगा, किसका कंपटीशन होगा, कैटाइंस का कंपटीशन होगा। कैटाइन जो है 2 तरह के हैं, एक सोडियम है और एक हाइड्रोजन का आइन है, ठीक है। ये 2 तरह के पॉजिटिव आइंस हैं। अब इन दोनों में से कौन मूव करेगा, सोडियम या हाइड्रोजन आइन। तो इसमें से स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आइन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। ओवरऑल इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज चेंज इनटू H2 प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ पे हुआ क्या है, वाटर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स पिक किए हैं, या फिर हम इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 2H पॉजिटिव आइंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पिक करेंगे, उनकी रिडक्शन होगी कैथोड के ऊपर और वो चेंज हो जाएंगे 2H गैशियस एटम्स में, यानी कि 2 हाइड्रोजन के गैशियस एटम्स, जो कि एट वंस मॉलिक्यूल बना देंगे हाइड्रोजन गैस का। क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है गैस, तो डायटॉमिक फॉर्म में मीन के मॉलिक्यूल बना के यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है इसने एस्केप आउट हो जाना है। और कहाँ पे हाइड्रोजन की जो है वो लिबरेशन हो रही है, ये गैस कहाँ पे लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है कैथोड पर, ठीक है। तो कैथोड ये यू शेप का था और यहाँ से हाइड्रोजन गैस ने लिबरेट हो जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन से आइंस बाकी बच गए हैं, एक तो ये OH नेगेटिव आइन सॉल्यूशन में रह जाएगा और Na पॉजिटिव आइन सॉल्यूशन में रह जाएंगे। तो ये दोनों आइंस जो हैं जो कि सॉल्यूशन में एज इट इज़ रह जाते हैं, जिनकी कोई डिस्चार्ज नहीं होता किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इनको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आइंस। तो ये स्पेक्टेटर आइंस जो हैं स्टूडेंट्स, ये आपस में कंबाइन होंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने यहाँ से ये जो नीचे हमने बीकर रखा हुआ है या कैच बेसन जो लगाया हुआ है, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ने मोल्टन स्टेट में यहाँ पे कलेक्ट हो जाना है। तो इस तरह से नेल्सन सेल या डायफ्राम सेल से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन की जाती है। हाँ जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमने 2 टाइप ऑफ सेल्स पढ़ने हैं। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और फिर है गैल्वानिक सेल। तो स्टूडेंट्स गैल्वानिक सेल का आज हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। गैल्वानिक सेल कौन सा सेल होता है, ये अब तक आप लोगों को ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा कि ऐसा सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम गैल्वानिक सेल कहते हैं। चूँकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, तो मीन के वो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे डेल जी की वैल्यू जो है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है सिस्टम की, वो लेस देन 0 होती है। अब लेस देन 0 क्यों होती है, सिंपल सी बात है, चूँकि सिस्टम के पास जो एनर्जी है काम करने के लिए वो सिस्टम यूज़ करके और वर्क कर रहा है, तो उसकी अपनी एनर्जी कम होती जाएगी, तो इसलिए जो है वो लेस देन 0 या फिर नेगेटिव होगी डेल जी की वैल्यू। यहाँ पे एक डिफरेंस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, जो कि आप लोगों को पिछले
लेक्चर्स में क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ हद तक गैल्वानिक सेल का जिक्र किया था पिछले लेक्चर्स में। एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड इसका पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस, उनका कोई डिफरेंस नहीं है, वो उनका सेम सीक्वेंस होगा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन कौन सी स्पीशी की होती है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कम्पिटिटिव आयन, और इसमें कैथोड पे जो है रिडक्शन कौन सी स्पीशी की होती है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर आयन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो हमारे पास एक ही चैम्बर के अंदर डिज़ाइन किया हुआ होता है, एक ही हमारे पास अपरेटस होता है, उसी के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो हमने फिट किए हुए होते हैं, एनोड और कैथोड। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है कि 2 हाफ सेल्स होते हैं, एनोड वाला कंपार्टमेंट अलहदा होता है और कैथोड वाला कंपार्टमेंट अलहदा होता है। और एनोड वाला जो हाफ सेल है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं, और कैथोड वाले हाफ सेल को रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। ठीक है, एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक वायर के ज़रिए बाहर से कनेक्ट किया जाता है, और फिर वहाँ से जो है किसी जो है एक्सटर्नल डिवाइस के साथ या वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है। और जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं साल्ट ब्रिज के ज़रिए। ठीक है, और इसकी बहुत फेमस एग्जांपल है डैनियल सेल की, और डैनियल सेल को जो है हम जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बना के भी बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बना भी लेते हैं। 2 हाफ सेल्स होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ सेल होता है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। यहाँ पे हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया होता है, और जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के यानी कि जिंक के अपने आयंस के सॉल्यूशन में ही उसे डिप कर देते हैं, और ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो इस हाफ सेल को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा कंपार्टमेंट होता है जो कि रिडक्शन हाफ सेल होता है। इस कंपार्टमेंट के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, और कॉपर के इलेक्ट्रोड को उसके अपने आयन के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ होता है, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से डिप किया जाता है, और यहाँ से हम दोनों सॉल्यूशंस को साल्ट ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। साल्ट ब्रिज जो है यू शेप की एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक जेल के ऊपर जो है जेल फिल किया होता है, जेली टाइप मटेरियल, और KCl का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इसके अंदर फिल किया हुआ होता है। उसका बेसिकली क्या मकसद होता है, KCl के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का आयंस की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। यहाँ पे मीन के दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज करना होता है। जब रिडॉक्स रिएक्शंस होते रहते हैं तो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पे रिस्पेक्टिव जो है प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, और सॉल्यूशन जो है उनमें एक सैचुरेशन आ जाती है। वहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन में कुछ आयंस की कमी हो जाती है, कुछ आयंस जो थे वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिन आयंस की कमी होती है वो रिस्पेक्टिव आयन यहाँ से साल्ट ब्रिज भेजता है, और इस तरह से वहाँ पे उस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो दोनों जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का और कॉपर सल्फेट का, वो किसके ज़रिए आपस में कनेक्शन में होते हैं, साल्ट ब्रिज के ज़रिए। और दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको एक वायर के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, ताकि जो है जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हम यहाँ पे चेक कर सकें, वोल्टेज चेक कर सकें। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा सर्किट बन गया है। यहाँ पे जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था गैल्वानिक सेल का, और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और पिछली वीडियोस जो है आप लोग देखते रहें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, ताकि एट द एंड जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो और उसका टेस्ट लिया जाए तो आप लोगों को बिल्कुल कोई भी मुश्किल पेश ना आए। और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है किसी पॉइंट में, कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।